सो वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन ब्रीफ। आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा मैं इस टॉपिक के बारे में कि एग्जैक्टली है क्या ये इंटरनल सिक्योरिटी। अभी सिक्योरिटी दो टाइप की होती है जनरली। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी विद इन द कंट्री एंड अनदर इज एक्सटर्नल सिक्योरिटी, कि मेरे ऊपर अगर बाहर से किसी ने अटैक कर दिया। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी। अभी आप कहेंगे कि सर ये चीजें हमने कब से सोचना शुरू कर दिया, तो देखो ये चीज सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री में दिस वाज पुट फॉरवर्डेड इन अ प्रॉपर मैनर बाय द कौटिल्य। चाणक्य, विष्णुगुप्ता, ढेर सारे नाम से जाने जाते हैं ये इंसान। चंद्रगुप्त मौर्य के किंग मेकर थे वो, मौर्य डिनेस्टी के। तो चाणक्य ने अपने जो ग्रंथ था अर्थशास्त्र, उसमें यह आइडिया देके रखी थी कि किसी भी देश को खतरा सिर्फ बाहर के लोगों से नहीं होता है, बहुत बार खतरा अंदर के लोग भी क्रिएट करवाते हैं। जैसे नक्सलिज्म एक इंडिया में है, अंदर के लोगों ने खतरा क्रिएट किया है। कम्युनलिज्म में इंडिया में अंदर के लोगों ने खतरा किया है। तो एक राजा ने और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर ने दोनों फ्रंट के ऊपर अपनी पॉलिसीज का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए, ऑन द एक्सटर्नल फ्रंट एंड ऑन इंटरनल फ्रंट ऑल्सो। तो आपको सिलेबस में इंटरनल सिक्योरिटी है। अभी इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि सर अभी इसमें क्या है, यानी इंटरनल सिक्योरिटी में, इंटरनल सिक्योरिटी में बात ऐसी कि आप लोगों को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना। जैसे कि ये हम लोगों का वापस देश है, इस देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर LNDO कहा जाता है, इसे प्रॉपर मेंटेन रखना है। सोविजनिटी हम लोगों की मेंटेन रहनी चाहिए। सोविजनिटी का मतलब होगा वी द काइंड ऑफ एबिलिटी इन विच वी कैन टेक द डिसीजन अबाउट अवरसेल्व्स। ऐसा नहीं कि तूने सोविजनिटी खो दी और दूसरे देश आके तेरे बारे में डिसीजन ले रहे हैं, जैसे पाकिस्तान के बारे में हो रहा है अभी। चाइना इज टेकिंग द डिसीजन अबाउट पाकिस्तान, यूएस इज टेकिंग द डिसीजन अफगानिस्तान के बारे में। यूएस, रशिया, कितने लोग डिसीजन ले रहे हैं। दे डू नॉट हैव एनी राइट टू टेक डिसीजन अबाउट देयर सेल्फ। सो दिस थिंग कैटेगराइज एज अ सोविजनिटी, योर होल्ड ओवर योर ओन रिसोर्सेस। इसे हमको मेंटेन रखना है। और अल्टीमेटली हम लोग को हमेशा ही पीस सीकर, पीस लवर रहे हैं। ओम शांति शांति, हमारे हर मंत्र का एंडिंग इसे वर्ड से होता है, ओम शांति शांति। शांति मीन्स पीस इज द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ। ट्रबल क्रिएट करवाना नहीं। तो ये सब चीजें रहेंगी इंटरनल सिक्योरिटी में। ये पुलिस का काम रहता है सबसे पहले। जैसे हमने यहां पे डिस्कस किया, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी एंड इंटरनल सिक्योरिटी। एक्सटर्नल सिक्योरिटी में जैसे डोकलाम का इश्यू है। डोकलाम का इश्यू हमारा चाइना के साथ है। डोकलाम इज अ प्लेस इन भूटान, जिसके ऊपर से ट्राई जंक्शन है वो, जिसके ऊपर से थोड़े से हम लोगों के डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। कालापानी रिवर, ये नेपाल और इंडिया के बीच का वाटर डिस्प्यूट है, तो ये एक्सटर्नल सिक्योरिटी में जाएगा। डिफेंस इसके लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल रहती है डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय, राजनाथ सिंह, एंड मैनेज्ड बाय आर्म फोर्सेस। आर्म फोर्सेस यानी ट्राई सर्विसेस, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। बूम, ट्राई सर्विसेस, हेवी हैंड्स रहते हैं इनके। दे आर ट्रेन्ड, दे आर डिसिप्लिन्ड सोल्जर्स, ट्रेन टू फाइट अगेंस्ट एनिमी। और दूसरी आती है इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी के कंपोनेंट्स देखेंगे हम लोग, कम्युनलिज्म, साइबर सिक्योरिटी। दिस विल कम्स अंडर डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय भारत सरकार, और हर राज्य का वापस गृह मंत्रालय राज्य सरकार। सेंट्रल होम मिनिस्ट्री, स्टेट होम मिनिस्ट्री, और इसे डायरेक्टली हैंडल किया जाता है स्टेट पुलिस की तरफ से। मैं मुख्यमंत्री हूं सपोज हमारे गणराज्य का, और आप IAS IPS ऑफिसर से, हमारे एरिया में कुछ कम्युनल रॉयट्स वगैरह हो गए हैं जिससे पीस और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया है, तो मैंने पुलिस को ऑर्डर्स दिए कि गो एंड टेक द सिचुएशन इन द कंट्रोल। पुलिस इज माई इनविजिबल हैंड, दे विल गो एंड टेक द सिचुएशन अंडर द कंट्रोल। और अगर पुलिस फेल हो गई कि सर इशू इतना बढ़ गया है कि पुलिस इज नॉट कैपेबल टू डील विद द इशू, देन आई विल सेंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। सबसे पहला इनविजिबल हैंड सेंट्रल गवर्नमेंट का CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस, वेरी ट्रेंड, वेरी एक्सीलेंट इन देयर वर्क। जहां कहीं पे कम्युनल राइट्स होते, अभी कोविड-19 का लॉकडाउन था, बहुत जगह पे मान नहीं रहे थे, पुलिस के ऊपर स्ट्रेस आ रहा था, होम मिनिस्ट्री ने CRPF को डिप्लॉय किया था। जब भी किसी एरिया में रॉयट्स हो जाते हैं, स्टेट पुलिस फेल हो जाती है, CRPF भेजा जाता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस।
This comes under internal security. Two types of security: external security, which is managed by Defense Ministry through the TRI services, and another is internal security. This internal security is generally managed by State Home Ministry, suppose. So this is important. I hope you people are getting very easy, very neatly we are discussing it. This is the main thing, challenges to internal security. कि सर एग्जैक्टली इंटरनल सिक्योरिटी को हमारे क्या क्या चैलेंजेस है, तो इसमें वन बाय वन वी विल डिस्कस. दिस इज योर एक्चुअल सिलेबस कि मुझे क्या पढ़ना है, इसमें कौन सा कंपोनेंट है. कम्युनलिज्म इसमें आएगा. कम्युनलिज्म वी डिस्कस इट यस्टरडे इटसेल्फ. कम्युनलिज्म, द क्लैशेस बिटवीन टू कम्युनिटीज. दिस कुड बी एनी काइंड ऑफ कम्युनिटीज, रिलीजियस कम्युनिटीज लाइक हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख, सिख मुस्लिम, anything it could be a linguistic communities like Bengali, Bihari, Hindi talking, Marathi talking, भैया लोग यहाँ पे नहीं चलेंगे. They could be a racial community, they could be ethnic community, any kind of community. कम्युनलिज्म का इंडिया को बड़ा ये है, जैसे रिसेंटली रामनवमी हुई थी, मोस्ट रिसेंट लास्ट वीक की बात है. रामनवमी के दिन बिहार में कम्युनल वार्ड्स हुए हिंदू मुस्लिम, वेस्ट बंगाल में कम्युनल वार्ड्स हुए, महाराष्ट्र में कम्युनल वार्ड्स हुए, यानी ऑलमोस्ट ऑल एवरी मेजर स्टेट ऑफ इंडिया हैज फेसिंग कम्युनल वार्ड्स. 1947 का कम्युनल वार्ड्स फेमस है सर, 1 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए. 1971 के कम्युनल वार्ड्स, 2002 गोधरा, अ वेरी फ्रेश केस स्टडी, दैट ऑल कम्स अंडर कम्युनलिज्म. देन कम्स योर टेररिज्म. ये भी आपने सुना ही होगा. टेररिज्म का मतलब क्या होता है? व्हाट इज इन बाय टेरर? टेरर मतलब डर, डराना. Terrorism means there is no specific definition of terrorism. First thing, definition was typically made after 26/11, not after 26/11, 9/11, after the attacks on World Trade Center in 2001. So according to United Nations of Organization, terrorism is a kind of activity by a person, a single person or a group of person, which will create a fears in the mind of people. कि मैंने एक ऐसी एक्टिविटी की कि जिसकी वजह से लोगों के मन में डर बैठ गया. इस सिंपल एक्टिविटी को टेररिज्म कहा जाता है. और जनरली ये एक्टिविटीज में वायलेंस का यूज करके करता हूं कि मैं गया सुसाइड बॉम्बर बन के, मैं एक बाजार में घुस गया जहां पे हजारों लोग थे और मैंने वहां पे जाके बटन दबा दिया, 40-50 लोग चले गए. व्हाट इज दिस? टेररिज्म. द स्प्रेड ऑफ टेरर विद द यूज ऑफ वायलेंस. और टेररिस्ट की डिमांड क्या है? टेररिज्म की बहुत डिमांड होती है. इनकी पॉलिटिकल डिमांड होती है, जैसे कश्मीर के केस में कश्मीर हमें दे दो. इनकी सोशल डिमांड होती है, जैसे नक्सलाइट्स हो गए, वो भी टेररिस्ट है, हमारे हाथ में सब कुछ दे दो. इनकी इकोनॉमिकल डिमांड होती है, जैसे सोमालियन पायरेट्स हो गए आप लोगों के, वो रैंसम कलेक्ट करते हैं कि पैसे दो, अपनी जान बचाओ. ढेर सारी डिमांड्स होती है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, एनीथिंग इट कुड बी. टेररिज्म का बड़ा खतरनाक हिस्ट्री रहा है इंडिया को. 1989 हमने डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को इसमें वी लॉस्ट अवर वन ऑफ द मोस्ट यंगर प्राइम मिनिस्टर, राजीव गांधी. ही वॉज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म. लिट्टेक, प्रभाकरन, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम, बड़ी चीज. पुलवामा अटैक 14th of February 2019, द केस स्टडी ऑफ terrorism. 26/11 2008, a biggest terror attack in the history of India on Mumbai, the case of terrorism. Malegaon bomb blast 2008, a case of terrorism. Akshardham temple attack of Gujarat, a case of terrorism. Multiple cases are there, but the thank God from 2014 इंडिया में अंदर कोई भी टेररिस्ट अटैक हुआ नहीं. दिस इज आवर अचीवमेंट, व्हाट वी हैव अचीव्ड in the last 8 years of government in the internal security. पेजेस ओपन कीजिए, गूगल को पूछिए कि भैया पिछले 8 साल में इंडिया में कहां पे टेररिस्ट अटैक हुआ. कोई बड़ा टेररिस्ट अटैक नहीं. दिस इज अवर सक्सेस इन द मैटर ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी. कास्टिज्म, अनदर चैलेंज. कास्ट फाइट. व्हाट इज कास्ट?
कास्ट इज अ सोशल डिवीजन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑक्यूपेशन के हिसाब से आपने लोगों को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। कास्ट इज अ टिपिकल फीचर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कास्ट आपको पाकिस्तान में, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका सभी में दिखाई पड़ेगी। कास्ट इज नॉट ओनली द टिपिकल फीचर ऑफ हिंदू बट मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन सभी में कास्ट। और इंटरनल स्ट्रगल बढ़ गया है। ये कास्ट कहती मैं सुपीरियर, वो कास्ट कहती मैं सुपीरियर। रिजर्वेशन हमने दिया, एवरीवन इज फाइटिंग फॉर द रिजर्वेशन। होता क्या है ना, हमारे बीच में झगड़ा करके फायदा नहीं। हम हमारी एनर्जी का दूसरे पर्पजेस के लिए यूज करेंगे तो अच्छा होगा। यू आर यूजिंग योर एनर्जी टू फाइट अमॉन्ग योरसेल्फ। इट्स अ लॉस ऑफ एनर्जी, इट्स अ कंप्लीटली नॉन प्रोडक्टिव वे ऑफ यूज ऑफ योर एनर्जी। कास्टिज्म बहुत है, एवरीवन इज आस्किंग फॉर द रिजर्वेशन। कर्नाटक लिंगायत आस्किंग फॉर द रिजर्वेशन, महाराष्ट्र धनगर मराठा आस्किंग फॉर द रिजर्वेशन, गुजरात पाटीदार पटेल आस्किंग फॉर द रिजर्वेशन, हरियाणा राजस्थान मीनाज जाट आर आस्किंग फॉर द रिजर्वेशन। एंड रिजर्वेशन इज रियली नॉट द solution. So this is the another thing we have to fight on this front also. Fight between two caste or two communities again. Coastal security. This is the important thing, this which comes in focus after 2008. क्योंकि 2008 का जो टेररिस्ट अटैक हमारे देश के ऊपर हुआ था, वो टेररिस्ट अटैक जिन्होंने किया था, क्या नाम था उनका? ओके 26/11 का जो अटैक था, ये लोग सी रूट का यूज करके इंडिया में आए। कराची से निकले ये लोग, उनको पता है कि आई कुड नॉट इनफिल्ट्रेट इंडियन लैंड और इंडिया थ्रू द लैंड रूट, बिकॉज ये पूरा एरिया जबरदस्त सिक्योरिटी यहाँ पे, जबरदस्त एकदम अफलातून एक्शन होता है यहाँ पे। उनको पता है ये मुझे पहले ही मार देंगे, घुसने के पहले मेरा इन्फिल्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। सो व्हाट दे डू, आईएसआई ने आपको लिंक प्रोवाइड किया कि डोंट वरी यू गो थ्रू द सी रूट, क्योंकि इंडिया की सी रूट के ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं, और है वो इतना जबरदस्त फिल्टर नहीं है, दैट इज नॉट दैट मच ऑफ स्ट्रॉन्ग फिल्टर, यू कैन इजीली पेनिट्रेट द लैंड। उन्होंने वही किया, मुंबई में आते हैं, मुंबई में आने के बाद पूरे मुंबई में आतंक मचाना शुरू करते हैं। हमें पता चला कि अरे यार हमने लैंड के ऊपर तो फोकस कर दिया, बट हमने कोस्टल सिक्योरिटी को तो बात ही की नहीं है। आज पाकिस्तान आए, कल कोई दूसरा भी आ सकता है, तो हमने कोस्टल सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करना शुरू किया। हमने मरीन पुलिस स्टेशन बनाया, द फर्स्ट मरीन पुलिस स्टेशन ऑफ इंडिया इज इन महाराष्ट्र। अब तक आपने पुलिस स्टेशन सिर्फ लैंड के लिए देखे होंगे, बट इंडिया में महाराष्ट्र में पुलिस स्टेशन अभी मरीन के लिए भी स्केजेट से उनके पास बूम बूम पानी के ऊपर राज करेंगे, ये पूरा कोस्टल सिक्योरिटी में आएगा। हमारे देश में सुल्तान मिर्जा भी है, रॉकी भाई भी है, जो पानी को अपना अंडर में समझते हैं, बट हमारे पास गवर्नमेंट भी है। गवर्नमेंट कहती है कि कोई किसी के अंडर में नहीं, एवरीथिंग इज अंडर द गवर्नमेंट। कोस्टल सिक्योरिटी के बाद मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग रिसेंटली न्यूज में था, मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग की केसेस आप लोगों को 2015 में सबसे पहले दिखी थी अखलाक। उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम इंसान था अखलाक, जिसको यानी उसके ऊपर ऐसा रूमर्स फैले थे कि अखलाक के घर में बीफ है। बीफ आपने नाम सुना होगा, बीफ बड़ा न्यूज में है पिछले कुछ दिनों। उसने घर में रखा है, ऐसा लोगों को लगा, रूमर्स थे, उसे मारना शुरू किया, इतना मारा कि मार ही दिया। बाद में पता चला कि अरे ऐसा तो कुछ है ही नहीं। मॉब लिंचिंग का सबसे पहला केस इंडिया में नागपुर में हुआ था। एक हार्डकोर क्रिमिनल था, बार बार क्राइम करता था, पैरल के ऊपर आता था, वापस क्राइम करता था, ऐसा 10-12 बार हो चुका। एक दिन उसको जेल में सजा, कोर्ट में सजा हो रही थी, हजारों लोग गए वहां पर, उसे जज के सामने मार दिया, कोर्ट में ही मर्डर कर दिया उसका, हजारों लोगों ने। मोस्ट रिसेंट 2019 में अखलाक के बाद यहाँ पे पिंपलनर करके एक एरिया है धुले में, धुले मॉब लिंचिंग काफी फेमस है, 4 से 5 लोगों को मार दिया था, उसमें तो वुमेन्स भी थे। वही केस था, बच्चे चुराने वाले हैं, बाद में कुछ निकला नहीं। 2020 मोस्ट रिसेंट मॉब लिंचिंग केस ऑफ पालघर।
कि पालघर में से कुछ साधु जा रहे थे और उस एरिया में एक अफवाह फैली थी कि हमारे गांव में डाका डालने के लिए कुछ डाकू आने वाले हैं। उनके पास टाटा सुमो है टाटा का, और उन्होंने भगवे कलर के कपड़े पहन के रखे। बस इतना टिप मिला था, गांव वाले इंतजार कर रहे थे, ये साधु पहुंचे, टाटा सुमो थी, भगवा कपड़ा था, मारना शुरू किया। इवन पुलिस डिड नॉट इंटरफेयर। अल्टीमेट क्लाइमैक्स वॉज द किलिंग्स ऑफ 3 साधुस एंड 1 ड्राइवर ऑफ दैट कार। और बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि ये कोई डाकू वगैरह थे नहीं, तो ऑल वेयर द प्रीस्ट और द सेक्रेट सेजेस ऑफ त्र्यंबकेश्वर। इसे जाहिलियत कहते हैं, इलिटरेसी, अनएजुकेटेड है ना, देश के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। दिस ऑल आर द केसेस ऑफ मॉब लिंचिंग, किलिंग्स ऑफ फ्यू पीपल बाय द हंड्रेड्स ऑफ पीपल। दिस इज अगेंस्ट द नेचुरल जस्टिस। इतना अनबैलेंस्ड काम नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ने 2019 में लॉ बना है इसके ऊपर, और हम लोग अभी उसके साथ डील कर रहे हैं। दूसरी चीज आएंगे आप लोगों की नॉर्थ ईस्टर्न की इंसर्जेंसी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इसमें 7 स्टेट्स आते हैं। इसमें सिक्किम तो नहीं आएगा सपोज, इसमें आसाम, अरुणाचल, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड एंड मेघालय। और इन स्टेट्स की अपनी प्रॉब्लम्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है यहाँ पे। आप अगर नागालैंड में जाते हो, नागालैंड के लोगों का करना है सेपरेट नागालैंड चाहिए। आप अगर मिजोरम में जाओगे, मिजोरम के लुशाई हिल्स के लोगों को करना है सेपरेट मिजोरम चाहिए। आप अगर आसाम जाओगे, आसाम में बीडीएफ करके क्या है वो, बोडोलैंड, NDPF, National Democratic Front of Bodoland, they are asking for the separate Bodoland, and this Bodo people has been migrated to India from the Bangladesh. ये पूरे के पूरे इस एरिया में नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट इज वन ऑफ द, कश्मीर तो भी ठीक है पर एक समय पे वो एक स्टेट है, यहाँ पे पूरा रीजन ही थोड़ा सा अनस्टेबल है। बट पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आई है यहाँ पे। हमने नागा पीस अकॉर्ड वगैरह करवा के दिए हैं, डिमांड्स टाइम बाय टाइम फुलफिल की थी। आपने मांगा मुझे सेपरेट स्टेट चाहिए, 1947 में एक ही स्टेट था आसाम। पिछले 75 सालों में आपने डिमांड की मुझे नागालैंड चाहिए, मैंने नागालैंड बनवा के दिया। अरुणाचल चाहिए, मैंने अरुणाचल बनवाया। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, आपकी डिमांड के हिसाब से गवर्नमेंट ने सब चीजें आपको दी है। भले ही देर दिया बट अच्छे से दिया, बिकॉज योर डिमांड्स वॉज इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, योर डिमांड वॉज प्योरली कॉन्स्टिट्यूशन, सो आई कैन थिंक ऑन इट। But few other peoples are there, they are directly asking for the separate country. How it could be possible? They are asking for the Greater Nagaland as a separate country. How it could be possible? This is unconstitutional demand. Could not be think over that. We will not waste our time on this kind of nonsense proposals. गवर्नमेंट हेवी हैंडेडली डील करती है फिर अगर किसी ने किया है। साइबर सिक्योरिटी किसमें आएगा, जैसे हमने पढ़ा, मनी लॉन्ड्रिंग इसमें एक आएगा, मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी वगैरह। जम्मू एंड कश्मीर की मिलिटेंसी, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। मिलिटेंसी का मतलब है वही टेररिज्म, नक्सलिज्म सबसे इंपॉर्टेंट, एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये आपका एक्चुअल सिलेबस, दिस इज योर ओरिजिनल सिलेबस। इतना भी आपने करके रखा है तो भी सफिशिएंट है, इसको सिर्फ न्यूज में पढ़ते रहिए। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट आर द कॉजेस फॉर इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम, कि इतने प्रॉब्लम्स कैसे क्या है आपके देश में। देश आपका, फोर्सेस आपकी, सिक्योरिटी आपकी, लोग आपके, फिर भी प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। व्हाई दिस इज? सो देयर आर सम कॉजेस। फर्स्ट कॉज, अवर हॉस्टाइल एंड अनफ्रेंडली नेबरहुड। एक कहावत है कि आप कैसे भी रहे, आपके नेबर्स अच्छे होने चाहिए, सो दे कैन मैनेज। अभी इंडिया इतने डेंजरस नेबर से घिरा हुआ है। पाकिस्तान, वन ऑफ द मोस्ट करप्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, मोस्ट टेररिस्ट अफेक्टेड, कंप्लीट फॉल ऑफ इकोनॉमी। अफगानिस्तान, ओ माय गॉड, बांग्लादेश स्ट्रगलिंग, चाइना इज योर मेजर इनमी, नेपाल, भूटान बोथ आर अंडर डेवलप्ड, और नीचे हम लोगों के बांग्लादेश। आजू बाजू बैठने वाले होशियार लोग चाहिए, तो तब जाके इंसान की प्रगति होती है। हम लोग ट्राई कर रहे हैं, बाकी लोग हमारे अपोज में हैं। जैसे पाकिस्तान जो खुले आम सपोर्ट करता है टेररिज्म को, 26/11 का मास्टरमाइंड हाफिज सईद। हमारा डिमांड है यूनाइटेड नेशन में कि हाफिज सईद मस्ट बी डिक्लेयर्ड एज अ इंटरनेशनल टेररिस्ट। ये डिमांड पूरी भी हो गई थी, बट विद द हेल्प ऑफ चाइना
और विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान चाइना ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। एंड अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान हाफिज सईद इज नाउ द प्रीचर, अ सेक्रेड प्रीचर, नॉट एक्सेप्टेड। चाइनीज सपोर्ट टू द नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंसी। आपने कहा कि सर सिक्किम तो बड़ा खूबसूरत है, वहां पे क्या प्रॉब्लम है? अरुणाचल तो बड़ा खूबसूरत है। आपको पता नहीं होगा अरुणाचल की 11 जगहों का वापस नाम दिया गया है चाइना की तरफ से। चाइना ने अपनी एरिया में आने वाली 11 जगहों का नाम बदल दिया। रिसेंटली होम मिनिस्टर ने अरुणाचल के सबसे ईस्टर्न मोस्ट जो विलेज हम लोगों का की भी थी, वहां पे विजिट भी किया था। वी आर ट्राइंग टू टेक अ कंट्रोल डोमिनेंस ओवर द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। इसमें प्रॉब्लम्स बहुत है, बट चाइना इज अगेंस्ट इंडिया। आपको अगर कोई पूछे कि हु इज योर रियल एनिमी, एनिमी तो कोई है नहीं, कंपिटिटर कहेंगे हम लोग कि हु इज योर मेन कॉम्पिटिटर, इट्स नॉट एट ऑल पाकिस्तान। पाकिस्तान की औकात भी नहीं है हमारे बाजू में खड़ा रह सके। द मेन चैलेंज टू द इंडिया इज फ्रॉम चाइना, और मेजर कॉम्पिटिटर, नॉट ए एनिमी। हम लोग झगड़ा नहीं करते किसी से, तो एनिमी बनाने का चांस ही नहीं है। माओइज्म को भी चाइना सपोर्ट करता है। नक्सलाइट जिसे मैंने कहा, माओ जिदांग इज ए नेशनल हीरो ऑफ चाइना। जैसे हमारी करेंसी के ऊपर गांधी जी का फोटो है, वैसे चाइना की करेंसी के ऊपर माओ जिदांग का फोटो है। यू कैन अंडरस्टैंड द स्टेटस ऑफ माओ जिदांग। एंड माओ जिदांग इज ओरिजिनल प्रोपागेटर ऑफ कम्युनिज्म। लाल सलाम कहते हैं वो लोग, चाइना के जैसा। नो इलेक्शन, नो नथिंग, सिंगल पर्सन, सिंगल पार्टी एंड एंटायर कंट्री, अनफ्रेंडली एंड होस्टाइल नेबर्स। सेकेंड प्रॉब्लम सोशियो इकोनॉमिक कॉजेस। हमारी इंटरनल भी बहुत लैक्यूनास है, पॉवर्टी बहुत है। जैसे कल ही बात किया हम लोगों ने, 35% पीपल आर पुअर, पैसे ही नहीं उनके पास, तो वो गवर्नमेंट के खिलाफ चले जाते हैं। फिर मैंने कहा ये पैसा रख, जा कुछ करके आ। पैसों के लिए मैं गवर्नमेंट के खिलाफ काम करना शुरू कर दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बड़ा सॉफ्ट टारगेट हूं, मैं इजीली टारगेट हो सकता हूं फॉर द एंटी गवर्नमेंट प्रोपागेंडा, एंटी नेशनल प्रोपागेंडा मेरे थ्रू ही चलवाया जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट मुझ में है, मैं कश्मीरी यूथ हूं, मैं इंजीनियरिंग किया है, बट मुझे एम्प्लॉयमेंट मिली नहीं, गवर्नमेंट मुझे एम्प्लॉयमेंट दे भी नहीं रही, और मैं एक यानी क्या कहते हैं ना, उसे गुस्सा हो जाता है इंसान। और उसी समय पे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आके और कहती है कि ये तुम्हारे ही नहीं है, सभी के साथ होता है। हमें ऐसे ही सप्रेस किया जाता है, ब्रेन वॉश कर दिया आपका, और ब्रेन वॉश करने के बाद आपके हाथ में पहले कलम थी, अभी आपके हाथ में AK-47 है, कलाश निकोवा। गॉन। इनइक्विटेबल जस्टिस। इंडिया में कुछ कुछ कम्युनिटी जैसे मुस्लिम आर क्वाइट, दिस इज द माइनर कम्युनिटी, और वो बैकवर्ड के बैकवर्ड ही रह गए। ट्राइबल कम्युनिटीज जो कि बैकवर्ड के बैकवर्ड ही रह गए, और वो ऐसे समय पे वो भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं कि मेरी डिमांड अगर फुलफिल नहीं हो रही, क्या काम की है गवर्नमेंट, चलो गवर्नमेंट को निकाल के फेंकेंगे। और इसी क्या कहते हैं ना, इसी सेंटिमेंट्स का फायदा दुश्मन उठा लेते हैं। फिर जैसे पाकिस्तान, चाइना के, चलो वी विल यूज दिस सेंटिमेंट अगेंस्ट द इंडिया। एडमिनिस्ट्रेटिव भी फेल्यूर्स है, गवर्नमेंट के साइड से भी थोड़े प्रॉब्लम है, एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा वीक है इस एरिया में। जैसे कि फॉरेस्ट एक्ट 1927, फॉरेस्ट एक्ट हमने रिसेंटली अमेंड किया था, विच वॉज, जिसके कुछ प्रोविजंस वेयर अगेंस्ट ट्राइबल अफेयर्स, जो ट्राइबल के अगेंस्ट में थे। उससे ट्राइबल्स नाराज हो गए, ट्राइबल्स की इसी सेंटिमेंट का फायदा वापस नक्सलाइट उठाते हैं, माओइस्ट उठाते हैं। ट्राइबल एक्ट, एक्सप्लॉयटेशन, करप्शन बहुत है, जो टिपिकली वी आर टॉकिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ नक्सलिज्म। जो रेड कॉरिडोर हम लोग कहते हैं, फ्रॉम पशुपति इन नेपाल टू द तिरुपति इन आंध्र प्रदेश, दिस एरिया इंक्लूड 7 स्टेट ऑफ इंडिया एंड 30 districts which is affected by naxalism, and this area means the people who are living in this area are quite suppressive, exploitative and corruption is quite higher. कम्युनलिज्म बहुत ज्यादा है, हम लोग जाति को, कास्ट को, रिलीजन को, सेक्ट को, हमारी इथनिसिटी को, हमारी लैंग्वेज को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं। सीरियसली लेना चाहिए, बट बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए। इतना तो नहीं सीरियसली लिया कि तू वायलेंस कर रहा हो उसके लिए। Remember the words of Gandhi, an eye for an eye will make the whole world blind one day. आग के बदले आग पूरी दुनिया को एक दिन अंधा कर देंगे। This could not be the solutions. This is the land of Gandhi, this is the land of peace. So communalism, religious clashes, this is not suitable to us. इंडिया में एंटी सिक रॉयट्स का भी फेमस है 1984 के,
कश्मीर रॉयट्स 1989 कश्मीर फाइल्स करके मूवी आई थी, देखी भी होगी आपने, नहीं देखी होंगे तो देख लीजिए। बेस्ट केस स्टडी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बॉम्बे रॉयट्स 1993 आफ्टर द बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट, यानी इसके बाद बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे एक्चुअली, बाबरी की वजह से हुए थे, बाबरी मस्जिद। और हमारी बॉर्डर्स भी बहुत पोरस, ये भी एक मेन प्रॉब्लम है कि तू इतना सॉफ्ट टारगेट कैसे किया है। तो बॉर्डर्स है ना इंडिया की, एक तो देश बहुत बड़ा है हमारा और जियोग्राफिकली काफी ज्यादा हार्ड है यहां की। जैसे कि इंडिया की जो टोटल लैंड बॉर्डर है, इंडिया टोटल लैंड बॉर्डर इज ऑलमोस्ट ऑल 15,000 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर। और इंडिया की जो मरीन बॉर्डर या सी बॉर्डर, दिस इज ऑलमोस्ट ऑल 7,500 किलोमीटर। ये भी काफी इजी है इन्फिल्ट्रेट करने को, 26/11 का केस है ये। और बांग्लादेश के साथ तो बहुत ही इन्फिल्ट्रेशन है हमारा, क्योंकि ये इतना रग्ड एरिया है, ये दिस एंटायर एरिया इज ऑक्युपाइड बाय हिमालयास, मिश्मी, मिरी, अभोर, डाफला, लुशाई, पटकाईबोम, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर, बरेल, दिस एंटायर एरिया इज ऑक्युपाइड बाय हिल्स। बॉर्डर बना ही नहीं सकते आप लोग। इसी पोरोसिटी का यूज किया जाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, बांग्लादेश से, नेपाल से बहुत सारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया जाता है आर्म्स एंड ड्रग्स डीलिंग के लिए। अभी आप लोग सोचिए कि नक्सलाइट्स के पास इतने ऑटोमेटिक गन्स आती कहां से। अभी ये जो आतिक अहमद का मर्डर हुआ है, आपने सुना होगा, उस मर्डर में जो गन यूज की थी पिस्टल, दैट इज द तुर्किश मेड पिस्टल। इतना सोफिस्टिकेटेड वेपन पुलिस के पास भी नहीं जितना उस मारने वाले के पास था। पुलिस के पास 1.5 लाख रुपए की गन, और जो शूटर था, शूटर के पास 5 लाख रुपए की गन है बेटा, और वो इंडिया में अवेलेबल भी नहीं है। इतनी भयानक टर्किश गन जो सोफिस्टिकेटेड लेवल का है, वो एक टाइम पास क्रिमिनल के हाथ में दिख रहा 5 लाख रुपए का वेपन। व्हाट डज इट इंडिकेट? तेरे देश में सब कुछ आ सकता है बाहर से। चीजों को समझने का प्रयास कीजिए आप लोग, चीजें बड़ी गंभीर है यहाँ पे। द थिंग्स आर क्वाइट डीपर एंड सीरियस ऑल्सो। इंसर्जेंसी हो जाती है, कश्मीर से कितना इंसर्जेंसी आता है, हम लोग रोज के मारते 100 है, फिर भी 200 अंदर घुस ही जाते हैं, बट हम लोग पूरा ट्राई करते क्योंकि अंदर घुसे ना। और ठीक है, तू बॉर्डर के ऊपर किया, अंदर तो घुसने का ट्राई मत कर पूरे देश के अंदर। सो दीज आर द कॉजेस फॉर इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट थिंग, चैलेंजेस आफ्टर 1915 की 1950s के बाद ऐसे कौन से चैलेंजेस है मुझे, जिससे मुझे डील करना पड़ा है इंटरनल सिक्योरिटी में। केस स्टडीज ध्यान में रखिए। सबसे पहला चैलेंज हम लोगों को मिला था 1947 से लेकर 49। दिस चैलेंज वाज रिगार्डिंग कम्युनल राइट्स। बहुत कम्युनल राइट्स यहाँ पे हुए थे। हिंदू मुस्लिम राइट्स कहा जाता है इसे, HM, सिंपल वर्ड में HMR, हिंदू मुस्लिम राइट्स। 1951 रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, फर्स्ट जनरल इलेक्शन भी इसी समय पे हुए थे इंडिया में। 1956 में पहला स्टेट बना था आंध्र प्रदेश, उसके लिए भी बहुत ज्यादा वायलेंट क्या कहते हैं ना हम लोग, प्रोटेस्ट हुआ था। सो दैट वाज द बिगर चैलेंज टू द इंटरनल सिक्योरिटी। 1956 आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन, पोट्टालू सीतारामैया। 1967 रीजनल पार्टी ऑर्गेनाइज हो जाती है। इंडिया की पहली रीजनल पार्टी DMK, द्रविड़ मुन्नेत्र कझगाम। उसके बाद AIDMK, ऑल इंडिया द्रविड़ मुन्नेत्र कझगाम, फिर राष्ट्रवादी, फिर शिवसेना, फिर ये, फिर वो। आज नेशनल पार्टी का और रीजनल पार्टी से बहुत हो गई है इंडिया में। 7 नेशनल पार्टी राइट नाउ, और 700 से ज्यादा तो रीजनल पार्टीज रहेंगी। और रीजनल पार्टी कैसा ना, रीजनल पॉलिटिक्स के ऊपर फोकस करते हैं कि थोड़ा सा इलीगल एक्टिविटीज को सपोर्ट करने से अगर मुझे वोट मिलते होंगे, सो डेफिनेटली आई विल सपोर्ट दैट इलीगल एक्टिविटी। सो ऐसे समय पे रीजनल पार्टी का इंटरेस्ट सेपरेट और स्टेट गवर्नमेंट जो है उसका इंटरेस्ट सेपरेट हो जाएगा, और ये बोथ द इंटरेस्ट आर अपोजिट टू ईच अदर। सो दिस विल लीड टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। ऐसा बहुत बार होता है। माइग्रेशन इश्यूज 1971 में शुरू हुआ था, बांग्लादेश से माइग्रेशन आए थे, बहुत लोग आए थे बांग्लादेश से, आज भी आते हैं वो तो इनफिल्ट्रेशन के थ्रू। और ये आने वाली पूरी जनता एब्सोल्यूट पुअर होती है, BPL, जो इंडिया के ऊपर लोड ही बनती है, लाइबिलिटीज बनती है। 1975 इंडिया में इमरजेंसी लगा दी गई थी।
इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। पहला लॉकडाउन था ये इंडिया का, जो कि 1.5 साल चला था कि कोई निकलेगा नहीं, निकला तो फटके ही खाएंगा। 1984 द बिगेस्ट चैलेंज ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये तो बड़ा फेमस है। यानी ये जो फिलहाल न्यूज में है अमृतपाल खालिस्तान का, इसके जो यानी दिस पर्सन हु वाज एंगेज्ड इन ऑपरेशन ब्लू स्टार इज द आइडल ऑफ दैट अमृतपाल सिंह, जनरल भिंडरावाले, फेमस पर्सनालिटी है ये पर्सन। यानी he comes under the top 100 people who has a big influence on India in the last 100 years। आज भी बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स है, देख भी सकते हैं आप। एक अमृतपाल की वजह से कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, ब्रिटेन में एंटी इंडियंस प्रोटेस्ट हुए हैं जो खालिस्तान की डिमांड करे। दिस इज अ बिग चैलेंज टू अस, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, सो गवर्नमेंट विल डील इट विथ प्रॉपरली। 1991 में एलपीजी लाया था आपने, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसकी वजह से इंटरनेट आया और साइबर सिक्योरिटी को प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। फिर हर्षद मेहता, द बिग बुल ऑफ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आपने देखी भी होगी वेब सीरीज हर्षद मेहता की, फेमस है। इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज है। हर्षद मेहता स्कैम 1992, 2002 गुजरात रॉयट्स, 2008 मुंबई अटैक एंड प्रेजेंट बिग इश्यूज ऑफ मॉब लिंचिंग। डायरेक्ट केसेस है, डायरेक्ट आंसर लिख देने का, एकदम स्टैटिक प्लस डायनामिक दोनों पुट करने। स्टैटिक मीन्स फंडामेंटल एंड डायनामिक मीन्स कंप्लीटली करंट ओरिएंटेड। वे फॉरवर्ड, फिलहाल तो इंडिया में यही सिचुएशन है, मारो, फोड़ो, तोड़ो, जला दो, खत्म कर दो, अपना बनाओ कुछ तो भी नया। बट हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। वी हैव अ लॉट्स ऑफ सॉल्यूशंस, पॉलिटिकल सॉल्यूशंस भी हम लोगों के पास, लाइक सेपरेटिस्ट मूवमेंट मस्ट बी डील विद हेवी हैंड्स, डिमांड्स मस्ट बी इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, स्ट्रिंजेंट एक्ट मस्ट बी मेड। यही बात है जो हमने डिस्कस किया कि सेपरेटिस्ट टू गैंग, खालिस्तान नाम का अलग देश चाहिए, ऐसे कैसे क्या चलेगा। मुन्ना का दिमाग खराब हो गया, मुन्ना को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या मांग रहा हूं। मजाक मजाक, तू ब्लॉक मांग, तालुका बना, मैं बना के दूंगा, तू जिला बना, मैं बना के दूंगा, तू स्टेट की डिमांड कर, उसके ऊपर भी सोचेंगे। बट तू कहेगा सेपरेट कंट्री चाहिए विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान, सपने में भी सोच मत, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। और तूने अगर ऐसा ट्राई किया करने का, मैं बता देता हूं, वी विल डील विद हेवी हैंड्स। हेवी हैंड्स मीन्स तू मार, मैं उससे ज्यादा मारूंगा। साम दाम दंड भेद ये भी पढ़ाया गया हमें, उस नीति का भी अवलंब डेफिनेटली किया जाएगा। गवर्नमेंट ने बड़े बड़े एक्ट्स बना के रखे, जैसे कि आपको अगर जानना होगा तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है इसमें यूएपी है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2008। टाड़ा था पहले ही, टाड़ा के बाद फिर पोटा बना, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, और 2008 के टेररिस्ट अटैक के बाद हमने इसका नाम रखा है यूएपी। यानी तूने कोई भी एंटी नेशनल चीज की, जैसे कि कसाब, तू देश में आके गवर्नमेंट के खिलाफ, आर्मी के साथ यू आर वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट इंटायर कंट्री, यूएपीए के चार्जेस लगाए जाएंगे। अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट, डायरेक्टली एनआईए वगैरह के चार्ज लगाएंगे इसका, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। बहुत पावरफुल एक्ट है ये, इसमें अरेस्ट करने का राइट नहीं रहता, इसमें डिटेन करने का राइट होता है। डिटेन यानी डायरेक्ट उठा के लेके जाएंगे, कोई वारंट वारंट कुछ नहीं, और कोई किसी तरह का लायबिलिटी रहेगा नहीं, नो अकाउंटेबिलिटी। उठा नहीं आता है, काय नहीं आता है, पुलिस वाले आपको कुछ भी बताएंगे, ना आज बताएंगे, ना कल बताएंगे, ना परसों बताएंगे, ना इस महीने में बताएंगे, ना अगले साल में बताएंगे, कभी नहीं बताएंगे जब तक उनका इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो जाता। इतना जबरदस्त पावर रहता है इसमें यूएपीए में। सोशियो इकोनॉमिक, हमने उसके ऊपर भी सुधार ना करनी चाहिए। जैसे सोशियो इकोनॉमिक ढेर सारे टारगेट्स हैं हम लोगों के, गवर्नमेंट ने सोशल इक्वेलिटी लाने के लिए एजुकेशन को, हेल्थ को प्रमोट किया है। अभी हमने इकोनॉमिक इक्वेलिटी लाने के लिए गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज आर देयर स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट सपोज, सो वी आर वर्किंग ऑन दिस फ्रंट ऑल्सो। पंचवार्षिक योजनाएं शुरू की थी हमने, 5 ईयर प्लान्स टू कोप अप विद द प्रॉब्लम ऑफ बैकवर्डनेस। नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड विद द हेल्प ऑफ नीति आयोग। गवर्नेंस के ऊपर एक फोकस करना है, रेड टेपिज्म, गुंडाराज,
ये यूपी में चल रहा है, गुंडाराज, करप्शन, माफियागिरी सब खत्म कर दिया जाए, ये तो होना ही चाहिए। हेवी हैंड डीलिंग है, जहां पे एजुकेशन का लेवल कम होता है वहां पे क्राइम का रेट काफी ज्यादा होता है। ऐसे क्रिमिनल रहते हैं हार्डकोर के, इनको पढ़ा के फायदा नहीं है। तो ऐसे लोगों को डायरेक्टली उनके ही लेवल पे डील किया जाता है कि ये सब खत्म करना पड़ेगा, गुंडाराज नहीं चलेगा, माफियागिरी नहीं चलेगी। योगी जी ने तो कहा था भरी असेंबली के में मिट्टी में मिला दूंगा मैं, और लिटरली मिट्टी में मिला दिया। पुलिस एंड सिक्योरिटी, पुलिस में भी हमें रिफॉर्म्स करने चाहिए। हमारी जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है पुलिस, पुलिस इतनी इक्विप्ड नहीं है। Your fighter must be equipped with all kind of tools, not only weapons. बहुत से एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, पुलिस वालों के पास पुलिस स्टेशन ही नहीं है। होगा भी तो वो अंग्रेजों के जमाने का, उसमें से छत में से पानी टपकता है उसका। जैसे देश में स्कूल की हालत, वैसे पुलिस स्टेशन की हालत है, वेपन्स नहीं उनके पास। अजमल कसाब ने जब ये अटैक किया तुकाराम अंबोड़े के ऊपर, जो कि मुंबई पुलिस के एक हेड कांस्टेबल थे, तुकाराम अंबोड़े वाज डिफेंडिंग विथ हिज वुडन लाठी, he was fighting with the lathi, and that fellow, that man Ajmal Kasab was fighting with the AK-47. AK-47 fires more than 800 rounds per minute, and that man is using this weapon against the man who is holding the lathi in his hand. आप लोग देखिए, one side is lathi to the police and another side you have a suppose AK-47, नो वेपन्स। इंटेलिजेंस गैदरिंग की भी प्रोसेस होती है, वो भी हमारे पास होनी चाहिए, ट्रेनिंग प्रॉपर होना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी की इतने इश्यूज है, हमारी पुलिस जो है, जो फोर्स है हमारी, टेक्निकली भी उतनी अपग्रेड होनी चाहिए, सो दे कैन डील विद दिस टेक्निकल इश्यूज। दीज आर द टेक्निकल इश्यूज, यू नीड अ काइंड ऑफ एक्सपर्टाइजेशन टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ साइबर सिक्योरिटी प्रॉब्लम, सो दैट ट्रेनिंग, दैट एवरीथिंग वी मस्ट प्रोवाइड टू यू। अप्सा के बारे में एक सोचना चाहिए हमने, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, पुलिस रिफॉर्म्स हमने करने चाहिए, कस्टडियल डेट्स भी नहीं होनी चाहिए, सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े इश्यूज हो जाते हैं, 2002 के गोधरा रॉयट्स रहे, 26/11 का टेररिस्ट अटैक रहे, सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन ही दिखाई पड़ता है। और उसमें भी अगर सेंटर में पार्टी अलग और स्टेट में अलग अगर पार्टी है रूलिंग में, तो फिर तो इशू ही इशू है। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए प्रॉपर, क्योंकि ये फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम में दोनों अंग गवर्नमेंट के साथ आनी चाहिए। अगर साथ में रहेंगे तो अच्छा आउटपुट आएगा। बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर हमने फोकस करना चाहिए, जैसे लैंड, मरीन, एयर स्पेस के ऊपर भी फोकस करना चाहिए हम लोगों ने, लैंड मरीन के साथ साथ, एंड साइबर सिक्योरिटी। दिस इज द वे फॉरवर्ड सपोज, और दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। So this was all about your internal security. Thank you.